हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एक इजी एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या। यहाँ हमने पहले भी पढ़ा है कि पर्सन की वांट्स अनलिमिटेड और रिसोर्स लिमिटेड होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी समझने से पहले हमें रिसोर्स क्या होते हैं ये जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई भी पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटी या ये कहो कि इनकम अर्न करने के लिए 4 टाइप्स की रिसोर्स यूज़ करता है। तो फर्स्ट हम यहाँ देखेंगे लेबर, सेकंड रिसोर्स है कैपिटल, थर्ड रिसोर्स है लैंड और फोर्थ रिसोर्स हम देखेंगे यहाँ फर्म। तो यहाँ हम लेबर से क्या अर्न कर सकते हैं? वेजेस। कैपिटल से इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं और लैंड यानी कि लैंड को हम इन्वेस्ट करके या लैंड से हम रेंट कलेक्ट कर सकते हैं और फर्म यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप या उद्योग से हम प्रॉफिट कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। कैपिटल को इन्वेस्ट हम फर्म में भी कर सकते हैं या कैपिटल को हम लोन दे करके भी उससे इंटरेस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो 4 टाइप्स के जो रिसोर्स होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। कैपिटल भी हमारे पास लिमिटेड होती है, लैंड भी हमारे पास में क्या होती है? लिमिटेड होती है। बट ये लिमिटेड रिसोर्स का यूज अल्टरनेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि कैपिटल को इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कर सकते हैं या फिर हम कैपिटल को फर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से लैंड है, लैंड में को हम खाली अगर प्लांट है हमारे पास तो हम उसको में बिल्डिंग बना सकते हैं, कोई फर्म कर सकते हैं या कोई फैक्ट्री ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि लैंड का यूज़ या ये कह सके कि रिसोर्स का यूज़ जो होता है वो अल्टरनेटिव वे में होता है पर लिमिटेड होता है। तो यहाँ हमारे सामने सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करें। तो यहाँ हम देखेंगे हम वो ऑप्शन सबसे पहले चूज़ करेंगे कि जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, यानी हमारी प्रायोरिटी जिसके लिए फर्स्ट हो। यहाँ प्रायोरिटी भी हम देखेंगे हर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे कि हम देखेंगे एक श्रमिक है या ये मानो कि एक कृषक है, उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है कि वह अपनी कैपिटल को किसी भी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करे। वहीं हम एक देखेंगे एक बिजनेसमैन को, वह अपनी कैपिटल को फैक्ट्री के रूप में यूज़ करेगा और वहीं एक पर्सन को देखें तो वह सबसे पहले अपना एक हाउस बनाने के लिए उस कैपिटल को यूज़ करेगा। तो यहाँ हर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है उनकी प्रायोरिटीज़। तो यहाँ हमने देखा इकोनॉमिक प्रॉब्लम में कहा गया है कि मैन हैज़ अनलिमिटेड वांट्स एंड टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, यानी कि हर एक पर्सन की अनलिमिटेड वांट्स होती है और वह सेटिस्फैक्शन भी करना चाहता है, वो भी देयर आर लिमिटेड रिसोर्स से। ही हैड वी अनलिमिटेड रिसोर्स एट योर डिस्पोज, अगर हमारे पास में अनलिमिटेड रिसोर्स होते तो देयर वुड हैव नॉट बीन एनी प्रॉब्लम, तो हमारे पास में किसी भी टाइप्स की प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। यहाँ हमने 4 टाइप्स के रिसोर्स देखे, लैंड, कैपिटल, लेबर एंड फर्म। उनसे होने वाली इनकम, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट को देखा। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट में कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स। यहाँ कहा गया है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सबसे प्रमुख कारण है कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स। हमने देखा कि साधनों की सीमितता से आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। उनके भी यहाँ पे 3 रीज़न दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट कहा गया है अनलिमिटेड वांट्स विथ डिफरेंस प्रायोरिटी। तो यहाँ कहा गया है कि आपकी सभी की वांट्स जो होती है वो अनलिमिटेड होती है पर हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग उनकी डिफरेंस प्रायोरिटीज़ होती है। सेकंड प्रॉब्लम यहाँ आती है कि लिमिटेड रिसोर्स
विथ अल्टरनेटिव यूज़। तो यहाँ अभी हमने देखा जो 4 टाइप्स के रिसोर्स थे वो लिमिटेड होते हैं, पर उनका यूज़ हमेशा अल्टरनेटिव होता है। एक श्रमिक को हम फैक्ट्री में भी लगा सकते हैं, एक श्रमिक को हम श्रमिक यानी कि श्रम यानी कि वही एक शिक्षक, एक डॉक्टर भी हो सकता है, वही अपना खुद का भी क्लिनिक खोल सकता है। तो यहाँ पे क्या होती है, वांट्स और रिसोर्स अनलिमिटेड होते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि थर्ड दिया गया है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन एंड्स एंड मीनिंग। हमको हमारी इच्छाओं को और हमारे रिसोर्स का कोऑर्डिनेशन सही करने की आवश्यकता होगी। अगर ये हम इसका कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आगे हम देखेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू अनइक्वलिटी ऑफ वांट्स एंड मीन्स, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है अनइक्वल वांट्स और मीन्स से। द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम ड्यू टू लिमिटेड इकोनॉमिक सोर्स। तो यहाँ हमने सबसे मोस्ट पॉइंट देखा कि एक मेन इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो केवल लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्स से होती है। Limited economic resource is that which one should be satisfied. First, normally urgent needs are satisfied. Firstly, यहाँ हम देखेंगे जो हमारे लिए सबसे अर्जेंट है वो नीड्स और वो वांट्स हम सबसे पहले सेटिस्फाई करें, एंड अनदर नीड्स आर पोस्टपोन। जो अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको हम आगे करें। यहाँ हम देखेंगे कि हमारे को अभी आवश्यकता है एक मकान की, पर हम यहाँ पे एक हाउस परचेज नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पे फोर व्हीकल परचेज़ करें। तो वहाँ हमारे को ये देखना होगा कि हम हमारी प्रायोरिटीज़, हमारे पहले हाउस है तो हमारे पास में सबसे पहले हाउस होना चाहिए, जॉब होनी चाहिए, उसके बाद में हम 4 व्हीकल्स को परचेज़ करें। तो अनदर नीड्स आर पोस्टपोन। यहाँ मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम के पॉइंट देखेंगे। कहा गया है कि मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चूज मेकिंग। यहाँ पे ये सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि हम हमारी नीड्स को, हम हमारे रिसोर्स को किस तरीके से यूज़ करें, उसकी चूजिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो देखी जाती है। द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ चूज मेक इज अलोकेट ऑफ टाइम। इकोनॉमिक रिसोर्स इंक्लूड लेबर, लैंड, कैपिटल एक्सेट्रा। तो यहाँ हमने देखा इकोनॉमिक के रिसोर्स में लेबर, लैंड और कैपिटल। बाय अलोकेटिंग दीज रिसोर्स वी फाइंड आउट मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यहाँ हमें हमारी लैंड को, कैपिटल को और लेबर को अलोकेट करने की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। वो सॉल्व हम कैसे कर सकेंगे वहाँ यहाँ समझाया गया है। यहाँ कंसेप्ट बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट कंसेप्ट आपका है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे कि यहाँ पीपीसी कर्व भी कहा जाएगा। सेकंड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, थर्ड है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सेट्रा। तो टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर वेरियस प्रॉब्लम सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आर फॉलोइंग। यहाँ हमने आज के टॉपिक में देखा कि सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी होती है, उसके कारण जाने। तो वहाँ हमने देखा कि हमारे पास में लिमिटेड सोर्स होते हैं। सोर्स में हमने पढ़ा कि हमारे पास में 4 टाइप के सोर्स होते हैं, लैंड, लेबर, फर्म और कैपिटल के बारे में देखा। रिसोर्स तो लिमिटेड है पर उनका यूज़ भी अल्टरनेटिव है, और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। तो वांट्स और रिसोर्स का कोऑर्डिनेशन हमें अगर रखना है तो उसमें हमारे को समस्या आई कि हम सबसे पहले प्रायोरिटीज़ किसको दें, चूज़ किसको करें। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम यहाँ पे 3 कंसेप्ट, जो कि हमारा आज का सबसे पहला कंसेप्ट और मैं यहाँ कहूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ जैसे कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है पीपीसी कर्व यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नाम से हमें ये समझ में आ रहा है कि किसी भी 2 गुड्स का प्रोडक्शन करना है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है उसको एक कर्व यानी कि वक्र की माध्यम से हमें समझाना है। इकोनॉमिक्स में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर हमें कोई कंसेप्ट को समझाना होता है तो वहाँ हम सबसे पहले उसकी मीनिंग्स को देखेंगे।
मीनिंग्स के बाद में हम वहाँ ये देखेंगे कि कुछ ऐसी अजम्पशन होती है, अजम्पशन यानी कि मैं ये कहूँ कि इकोनॉमिक की मान्यताएं होती है जो हम ये मान करके चलते हैं, उनको समझाना होता है। थर्ड पॉइंट ये है कि उसके बाद में हमें किसी भी कंसेप्ट को एक शेड्यूल यानी कि तालिका के माध्यम से समझाना होता है। और थर्ड फॉर्मेट रहेगा कि हमें उसके डायग्राम और डायग्राम का जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझाना होता है। तो यहाँ हम आज का कंसेप्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कंसेप्ट पढ़ते हैं, जो कि एक सेट फॉर्मेट होता है। पहले मीनिंग होगी, हम क्या अजम्पशन यानी कि क्या मान्यताएं मान करके चल रहे हैं वो बताया जाएगा, उसको किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू शेड्यूल यानी कि तालिका से, और फिर उसका वक्र कर्व बना करके हमें एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ जो आज हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ रही हैं वो हमें समझाया है, उसमें मीनिंग बताई गई है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC शो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। यहाँ देखें कि टू गुड्स बताया गया है कि टू गुड्स को हमें प्रोडक्शन करना है तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी। तो कहा गया है कि आर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच एन इकोनॉमिक एंड प्रोडक्ट विच फुल एंड इफेक्टिव यूज ऑफ इट्स गिवन रिसोर्स एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी। हमने यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये और देखी कि हमारे पास में हर तरीके की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और हर तरीके की रिसोर्स अवेलेबल है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि कोई भी टू डिफरेंट गुड्स को हमें प्रोडक्ट करना है तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है। तो यहाँ हमने पॉसिबिलिटी में देखेंगे, हम कॉम्बिनेशन देखेंगे टू गुड्स का। तो यहाँ हम एक पहले अजम्पशन देख लेते हैं। किसी भी कंसेप्ट को पढ़ने से पहले हम ये इकोनॉमिक्स में मान्यताएं मान करके चलते हैं। अजम्पशन यानी कि अज्यूम करके हम समझते हैं कंसेप्ट को कि फर्स्ट अजम्पशन मानी जाती है कि अदर थिंग्स रिमेन द सेम, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके अलावा और सभी चीज़ें अदर थिंग्स रिमेन द सेम यानी कि सेम रहेगी। वह हमारा ये आर्ग्यूमेंट नहीं होगा कि अगर उस गुड्स की प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल लेंगे क्लोथ और राइस का, कि हम अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं क्लोथ और राइस का तो वहाँ हमारे पास में ये नहीं होगा कि हम राइस का प्रोडक्ट नहीं करना चाहते, हम अदर चीज़ें करना चाहते हैं। हम ये मान के चलेंगे जो हमने लिया है वो ही चीज़ का हम प्रोडक्ट करना चाहते हैं। अदर थिंग्स आर रिमेन। और रैशनल ऑफ इकोनॉमिक यूनिटी यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमिक में सभी एक विवेकशील बुद्धि वाले हैं, इकोनॉमिक्स मैन है। इनिशियल कंडीशन ऑफ इक्वल रिलेशनशिप विच स्पेशल सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज, यानी ये मान के चलेंगे जो राजनीतिक तौर पे सामाजिक तौर में जो भी हमारा वातावरण है वो सभी स्थिर है। जो हम मान्यताएं मान करके चल रही हैं केवल उन्हीं पे ध्यान दिया जाएगा। किसी भी को भी रिलेशन विच जोग्राफिकल एंड बायोलॉजिकल, यानी कि यहाँ पे हम ये नहीं मान के चलेंगे कि भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, यानी कि जोग्राफिकल पॉलिटिकल किसी भी राजनीति किसी भी पार्टी में हम ये मान के चलेंगे हम हमारा प्रोडक्शन वैसे ही करेंगे। तो आइए आज के कंसेप्ट जिसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसको हम एक डायग्राम से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ बताया गया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, जिसमें कि मैंने यहाँ दो एग्जाम्पल लिए हैं, दो गुड्स लिए हैं। फर्स्ट है राइस और सेकंड है क्लोथ। यहाँ मैंने कॉम्बिनेशन दिए हैं आपको, कॉम्बिनेशन बोलूँ या फिर पॉसिबिलिटीज़ बोलूँ। यहाँ मैंने कॉम्बिनेशन आपको 5 टाइप से कही है। कॉम्बिनेशन यानी कि मेरे पास में एक लिमिटेड रिसोर्स है, ये मान के चलो रिसोर्स में मैं ये मानती हूँ कि मेरे पास में 10 लाख की कैपिटल है और एक लैंड है। लैंड में मैं ये मान के चलूँगी या तो मैं केवल राइस के ही प्रोडक्ट करूँगी। अगर मैं राइस का प्रोडक्ट करूँगी तो वहाँ मैं ये देखूँगी कि मैं सारी जो भी कैपिटल है या जो भी ये लैंड है वो मैंने यूज़ कर ली। अगर मैंने सारे 10 लाख
और ये पूरी लैंड में अगर मैंने राइस का प्रोडक्ट कर लिया है तो अब मेरे पास में ना तो कैपिटल है ना मेरे पास में लैंड है, तो वहाँ मैं देखूँगी कि मैं क्लोथ का प्रोडक्शन नहीं करूँगी। मेरे यहाँ पे ये है कि मैं थोड़ा कैपिटल और थोड़ी लैंड मैं मेरे क्लोथ में भी प्रोडक्ट में लगाऊं या मेरी फैक्ट्री में लगाऊं, तो वहाँ हम देखूंगी कि कुछ ना कुछ 10 लैक्स का पार्ट या एक लैंड का मुझे पार्ट छोड़ना पड़ेगा। किसके लिए? क्लोथ के लिए। तो यहाँ मैंने डिवाइड किया कि 5 लैक्स है जो कि मैंने क्लोथ में कर दिए और 5 लैक्स मैंने राइस में कर दी। तो यहाँ मैंने क्या किया, राइस का कुछ पार्ट मैंने छोड़ा। तो यहाँ मेरे पास में कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 2 कॉम्बिनेशन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन हुआ कि सारी कैपिटल और कंप्लीटली लैंड में केवल एक ही प्रोडक्ट राइस में लगाऊं, और सेकंड कॉम्बिनेशन मेरा हो गया कि हाफ में मैं राइस लगाऊं और हाफ में मैं प्रोडक्ट क्या करूं, मैं क्लोथ की फैक्ट्री का प्रोडक्शन करूं। तो यहाँ हमने अभी 2 कॉम्बिनेशन पढ़े। थर्ड कॉम्बिनेशन में मैं यह कहूँ कि मैंने पूरी ही लैंड में मैंने क्लोथ की फैक्ट्री लगा दी, पूरी 10 लैक्स मैंने फैक्ट्री में लगा दी। तो अब मेरे पास में क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स लिमिटेड है तो मैं राइस का प्रोडक्ट नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ हमने क्या देखा, 3 टाइप्स के कॉम्बिनेशन या पॉसिबिलिटीज़ देखी, जो कि यहाँ एग्जाम्पल में अब हम देखेंगे कि ए कॉम्बिनेशन या ए पॉसिबिलिटी ऐसी थी कि मैं राइस का प्रोडक्ट 0 करूँ बट क्लोथ का कितना करूँ, 10 यूनिट का। यहाँ पे हम यूनिट मान के चलेंगे तो 10 यूनिट का कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूरा ही रिसोर्स मैं मेरे क्लोथ की फैक्ट्री में लगा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे राइस का प्रोडक्ट नहीं कर पाऊँगी। पर सेकंड कॉम्बिनेशन में यहाँ बताया गया है कि कुछ पार्ट मैंने क्लोथ का के लिए रिसोर्स को कम किया, तो मैंने यहाँ क्या करूँगी, 1 यूनिट प्रोडक्ट करूँगी राइस की और 9th यूनिट प्रोडक्ट करूँगी किसकी, क्लोथ की। थर्ड कॉम्बिनेशन बताया गया है कि यहाँ पे मैंने कुछ और पार्ट राइस का क्लोथ का कम किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरी राइस की 1 यूनिट और इंक्रीज हो गई। अगला डी कॉम्बिनेशन या पॉसिबिलिटी में देखूंगी कि यहाँ पे मैंने 3 यूनिट अगर मैं क्लोथ की कम प्रोडक्ट करूँ तो यहाँ पे मेरी 1 यूनिट और राइस की हो रही है प्रोडक्ट। लास्ट कॉम्बिनेशन मैंने ये देखा कि मैं यहाँ पे क्लोथ का अगर प्रोडक्शन फैक्ट्री नहीं लगा करके सारा मेरा रिसोर्स जो कि मेरे पास में लिमिटेड है, पर उसका मैं अब अल्टरनेटिव यूज़ कर रही हूँ कि मैं राइस में लगा रही, तो मैं यहाँ देखूँगी कि मैं क्लोथ की एक भी यूनिट का प्रोडक्ट नहीं कर पाऊँगी। यहाँ कहा गया है इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसी ही कर्व के आप और नेम देख सकते हैं, यानी कि इसी कंसेप्ट को आप अदर नेम जो कि कहा गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हिंदी में कहा जाए कि उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि उत्पादन की और क्या क्या संभावनाएं हो सकती है उसका वक्र। सेकंड है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फाउंटेन या बाउंड्री। थर्ड कहा गया है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, जहाँ कि हमें नाम से समझ में आ रहा है वस्तु रूपांतरण, यानी कि यहाँ हमने राइस का क्लोथ में रूपांतरण किया या क्लोथ की कुछ यूनिट को हमने कम किया, तो वहाँ क्या हुआ, हमें राइस का प्रोडक्शन हो गया। तो देखा हमने कि क्लोथ की 1 यूनिट का रूपांतरण यानी कि ट्रांसफ़र हमने किस में किया है, राइस में किया है। अब यहाँ हम इसे अगर कर्व के द्वारा समझे तो कहा गया है डायग्राम में कि यहाँ मैं वाई अक्ष में आपका क्लोथ ले रही हूँ और एक्स अक्ष में मैं आपका राइस ले रही हूँ। तो कहा गया है कि ये 0 अक्ष यानी कि ओरिजिन पॉइंट में मैं अगर देखूँ, मैंने यहाँ पे कहा है कि 10 यूनिट मैं अगर क्लोथ की प्रोडक्ट करती हूँ, तो अगर मैं सारी 10 यूनिट क्लोथ की ही प्रोडक्ट करना चाहती हूँ, यहाँ आप एग्जाम्पल डायग्राम से समझेंगे। कहा गया है कि ये मेरा है वाई अक्ष और ये मेरा है एक्स अक्ष। यहाँ मैंने राइस लिए हैं, यहाँ मैंने क्लोथ लिए हैं। मैं यहाँ मेरा फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो कि ए था, वहाँ बताया गया था कि राइस तो मैं 0 ले रही हूँ और क्लोथ की मैं 10 यूनिट प्रोडक्ट कर रही हूँ। तो यानी कि राइस यहाँ है, ये मैं 0 और मैं क्लोथ की कितनी, यहाँ पे ये मैं 10th यूनिट प्रोडक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो यानी मेरा सारा रिसोर्स यहाँ यूज़ आ रहा है।
सेकंड बी कॉम्बिनेशन में मैं देखूंगी कि यहाँ पे मैंने राइस की एक यूनिट को मैंने क्लोथ की मैंने एक यूनिट को कम किया, ट्रांसफ़र किया, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बनाया, तो वहाँ मैंने को एक यूनिट मुझे राइस की प्राप्त होगी और यहाँ पे मेरी एक यूनिट कम किसकी होगी, क्लोथ की होगी। एक यूनिट यहाँ मुझे कम किसकी होगी, क्लोथ की होगी। तो यहाँ पे अब देखा जाएगा एक यूनिट मैं राइस की अगर प्रोडक्ट करूँगी तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये 9th, यानी कि ये कॉम्बिनेशन आपका बनेगा। ठीक है। थर्ड कॉम्बिनेशन में मैंने यहाँ देखा था कि मैं 2 यूनिट्स मैं राइस की प्रोडक्ट कर रही हूँ और वहीं मैंने 2 यूनिट्स का वहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र किया, यानी मेरे रिसोर्स का कुछ पार्ट मैंने राइस में कर लिया, तो मेरे क्लोथ में यहाँ डिक्रीमेंट हो गया, जो कि यहाँ कहा गया है 7। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राइस की 2 यूनिट और क्लोथ की 7th। यहाँ आपको ध्यान देने वाली एक बात है कि राइस की यहाँ हम देखेंगे कि एक एक यूनिट इंक्रीज होती जा रही है, जैसे कि थर्ड कॉम्बिनेशन में मैं अगर फोर्थ कॉम्बिनेशन में मैं देखूं कि राइस की 3 यूनिट और क्लोथ की 4 यूनिट ही कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने कुछ पार्ट राइस में रिसोर्स का यूज़ कर लिया। तो यहाँ देखा जाएगा ये 3rd यूनिट और यहाँ मैं ये 4th देखूंगी। लास्ट कॉम्बिनेशन में कहा गया है कि मैं सारा का सारा रिसोर्स है मैं राइस में लेती हूँ, तो मैं क्लोथ को नहीं प्रोडक्ट कर पाऊंगी। तो यहाँ पे ये शून्य हो जाएगा और यहाँ ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ अभी हमने देखा कि राइस का यानी कि एक कॉमोडिटी हमेशा इंक्रीज होती गई, 1 2 3 4 होती रही, पर वही मैंने देखा कि जो सेकंड जो मेरी कॉमोडिटी या गुड्स थी जो कि क्लोथ था, वो क्या होता रहा, डिक्रीज होता रहा। एक जो राइस था वो तो मेरा हमेशा इंक्रीज हुआ और क्लोथ था उसकी हमेशा मेरी यूनिट क्या होती रही, यहाँ पे 10 से 9, 9 से 7, 7 से 4 और फिर जो मेरी शून्य हो गई। तो यही हमने देखा कि एक प्रोडक्ट को अगर इंक्रीज करना है तो सेकंड प्रोडक्ट की हमें यूनिट को डाउन करना पड़ेगा, इसी का ही नाम है। हमारे पास में अब ये 4 तरह की कॉम्बिनेशन है, 0 और 10, 1 और 9, 2 और 7, 3 और 4, 4 और 0 का। इसमें से हम कोई सा भी कॉम्बिनेशन को यूज करके रिसोर्स का यूज़ करके हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ हमने नाम से देखा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन 2 गुड्स का पॉसिबिलिटीज़ कितनी है हमारे पास में, 5 टाइप्स की है। सेकंड नाम हमने पढ़ा था इसी का कि ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, यानी कि हमने क्लोथ की यूनिट का ट्रांसफ़र राइस में किया। तो यहाँ पे हमने देखा एक प्रोडक्ट की हमेशा क्वांटिटी इंक्रीज होती रही और सेकंड की हमेशा डाउन जाती रही, इसीलिए हमारा कर्व भी ये डाउन कर्व ही कहलाएगा, हमेशा ये डाउन होता हुआ ही जाएगा। यहाँ हम देखेंगे कि ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ हमेशा हम अब देख रहे हैं कि ये कर्व हमें कैसा दिखाई दे रहा है, कॉनकेव, केव यानी कि गुफा, यानी गुफा के आकृति का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हमें इसे कर्व जो बना वो क्या है, कॉनकेव है, यानी कि इसे हम हिंदी में अगर बोले नतोदर, नतोदर इसलिए कहा गया क्योंकि ये नीचे की ओर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो हम याद रखेंगे कि ये कर्व हमेशा क्या कहलाएगा, नतोदर। एक गुफा का आकार बना रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, कॉनकेव कहेंगे। गुफा का आकार हमेशा बना क्यों, नीचे ही क्यों आया, तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ हमने देखा एक गुड्स की क्वांटिटी हमेशा इंक्रीज होती रही और सेकंड की हमेशा क्या होती रही, डिक्रीज होती रही। एक की इंक्रीज और सेकंड गुड्स की क्वांटिटी डिक्रीज होती है। हम देखते हैं अगर विपरीत चलते हैं यानी कि रिवर्स चलते हैं, एक को इंक्रीज और सेकंड को डिक्रीज करते हैं, तो वो हमेशा डाउनवर्ड ही, ओरिजिन टू डाउनवर्ड बनेगा। हम यहाँ देखेंगे कि इट इन दिस वे
इन दिस वे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। कॉनकेव टू द ओरिजिन में कहा गया है कि ओरिजिन यानी कि मैं ये 0 के पॉइंट से देखूँ, 0 के पॉइंट से देखूँ तो ये मुझे गुफा का आकार यानी नीचे के आता हुआ कॉनकेव है। इसका मेन रीज़न है आपका यहाँ बताया गया MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी कि मार्जिनल यानी कि एक अतिरिक्त इकाई यानी कि सीमांत इकाई। एक अतिरिक्त इकाई किसकी? मैं राइस की प्रोडक्ट करना चाहती थी। पहले मैंने इसको समझाया आपको कि पहले मैंने राइस को 0 यूनिट प्रोडक्ट करी और क्लोथ की मैंने 10 यूनिट प्रोडक्ट करी। सेकंड कॉम्बिनेशन में मैंने देखा राइस को 1 और क्लोथ की 9। सी में मैंने देखा कि 2 और यहाँ 7, 4 और 0। यहाँ हम अब MRS देखें तो MRS में मतलब ये होता है मार्जिनल सीमांत, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट यानी कि प्रतिस्थापन की दर। प्रतिस्थापन यानी कि यहाँ मैंने 10 से मैंने 1 को क्या किया, 1 यूनिट को मैंने यहाँ पे छोड़ा तो यहाँ मैंने क्या किया, 1 यूनिट मैंने प्राप्त कर ली। एक अतिरिक्त इकाई यहाँ पे मैंने क्या किया था, राइस की इकाई को नहीं प्रोडक्ट किया था तो यहाँ मैंने एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए मुझे यहाँ पे सीमांत सब्स्टिट्यूट यानी मुझे कुछ छोड़ना पड़ा। यहाँ पे मुझे 1 यूनिट और यानी कि मार्जिनल यूनिट यानी अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए मैंने देखा कि अगर एक अतिरिक्त इकाई मैं अगर प्राप्त करती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ यूनिट क्लोथ की भी छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने 2 इकाई अगर मैंने सब्स्टिट्यूट की तो मुझे यहाँ पे 1 और इंक्रीज़ हुई। यहाँ पे मैंने 3 यूनिट छोड़ी तो मुझे यहाँ 1 यूनिट और इंक्रीज़ हुई। यहाँ मैंने 4 यूनिट छोड़ी तो यहाँ मुझे 1 यूनिट। इसे ही कहा जाता है MRS। MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हमने देखा कि उसका कॉम्बिनेशन ये था, यानी कि यहाँ पे राइस की 1 यूनिट इंक्रीज़ होती रही और यहाँ क्लोथ की पहले 1 यूनिट कम हुई, फिर 2 यूनिट कम हुई, फिर 3 कम हुई और 4 कम हुई। तो यहाँ हम ये देखेंगे MRS हमेशा बढ़ते हुए क्रम में, यानी 1 2 3 4 हमेशा बढ़ते हुए क्रम में है। यही एक कारण है आपके वक्र के कॉनकेव बढ़ने का। कॉनकेव यानी कि नतोदर, ऊपर से नीचे आता हुआ, क्योंकि यहाँ हमने देखा एक कॉम्बिनेशन या फिर एक प्रोडक्शन का गुड्स का हमेशा इंक्रीज़ हो रही है और सेकंड हमेशा डिक्रीज़ हो रही है। ये डिक्रीमेंट की आपको बताई गई है, डिक्रीज़ हो रही है पर ये हमेशा बढ़ते हुए क्रम में हो रही है। कम तो हो रही है पर ये कैसा हो रही है, बढ़ते हुए क्रम में आपकी कम हो रही है। तो उसी का सबसे मेन कारण है। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए आपका एग्ज़ाम में कि ये पीपी कर्व, पीपीसी कर्व हमेशा कैसा होता है, तो हम यहाँ कहेंगे कॉनकेव होता है। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हमेशा घटती है पर बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमारी कम होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पीपीसी कर्व, जो कि हमने यहाँ देखा कि पीपीसी कर्व से हमने क्या सीखा था। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में हमने फर्स्ट कंसेप्ट देखा है पीपीसी कर्व। नेक्स्ट क्लास हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कॉस्ट को समझाया जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझाया जाएगा। थैंक यू।